एवरीवन, वेलकम टू पॉली साइकोलॉजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम क्लास 12th के लास्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि है चैप्टर 9 एंड द चैप्टर्स नेम इज डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स। तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, आप कैसे वो स्किल्स को डेवलप कर सकते हो और एक कैसा आपका मतलब एक साइकोलॉजिस्ट बन के आपका करियर आप कैसे सुधार सकते हो, कौन कौन सी चीज़ों को स्किल्स को आपको ध्यान में रखना है, क्या प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है या साइकोलॉजिकल थेरेपी जिस भी पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है तो वहाँ उस कंडीशन में दो लोग होते हैं। फर्स्ट इज द साइकोलॉजिस्ट जो कि हेल्प देते हैं और दूसरा है क्लाइंट जो कि हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्लाइंट कौन है। क्लाइंट एक ऐसे इंडिविजुअल हैं, ग्रुप हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जो कि अपनी ओर से ऑन हिज ओन सीक्स हेल्प, गाइडेंस और इंटरवेंशन, मतलब अपनी ओर से वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, किसी चीज़ को लेके गाइडेंस मांगने के लिए, या फिर उनके डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो वो खुद संभाल नहीं सकते और इसलिए वो चाहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट आके उस सीन में इंटरवीन करें और उन्हें मदद करें ताकि वो उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से फेस कर सके, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलकर वो अपने नॉर्मल जिंदगी को वापस से स्टार्ट कर सकें। सो दैट इज अ पर्सन हु इज दैट पर्सन इज अ क्लाइंट। मतलब जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक पर्सन है, वो एक इंडिविजुअल ऑफ कोर्स एक पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज वो क्या स्किल्स जो होते हैं, वो स्किल एक्चुअली है क्या, आप स्किल को कैसे डिफाइन करोगे। स्किल एक प्रोफिशिएंसी है, फैसिलिटी है या डेक्सटेरिटी एक्वायर्ड डेवलप थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। स्किल का मतलब है कि एक ऐसी सलाहियत जो कि आप डेवलप करते हैं जिसमें कि आपको पूरी तरीके से नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग के वजह से एक्सपीरियंस है, मतलब आप ट्रेंड हैं उस चीज़ में और आप उसे बहुत खूबसूरती से अच्छी तरह से वो काम को कर सकते हैं, तो वो आपका स्किल है। मतलब आपने पढ़ा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया है, फिर प्रैक्टिस किया है जिसकी वजह से आपको एक्सपीरियंस है और आपको उस चीज़ के बारे में सब कुछ नॉलेज है। दैट इज वाई स्किल इज द प्रोफिशिएंसी, फैसिलिटी और डेक्सटेरिटी एक्वायर्ड और डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। Now, 3 sets of skills for professional psychologists by the APA, American Psychological Association, बताते हैं कि देयर आर 3 सेट्स ऑफ स्किल्स जो कि हर एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के अंदर होना चाहिए। पहला है कि उस साइकोलॉजिस्ट को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में काफ़ी क्रिटिकल तौर में नॉलेज हो, वो ये बात को समझे कि उसके पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ज़रूरी नहीं कि वो एक तरीके के होंगे, उन सभी क्लाइंट्स में कोई ना कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगी। दूसरा इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्किल्स। वो साइकोलॉजिस्ट को, उस प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को अच्छी तरह से लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के स्किल्स आने चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया, जैसे कि बिहेवियर मेडिसिन के बारे में मैंने आपसे बताया है, तो आपको पता होगा कि अगर स्ट्रेस हो रहा है तो साइकोलॉजिस्ट कुछ बिहेवियर में चेंजेस करवाते हैं क्लाइंट का और उसके बाद से वो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्किल्स बहुत नेसेसरी है। लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ कोर्स, काउंसलिंग एंड गाइडेंस स्किल्स। आप एक ऐसे फिगर बन के बैठते हो क्लाइंट के आगे जो कि एक मतलब नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखे, आपको काउंसिल कर सके, आपको समझा सके और आपको आपके ही पाथ में अच्छी तरह से गाइड कर सके। तो जो रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, एक इंस्टीट्यूशन से वो एफिलिएटेड होते हैं जहाँ पे कि वो काम करते हैं अच्छी तरह से, एक इंस्टीट्यूशन में उनका जो नाम होता है और उन्हें ये सारी सर्विसेज और ये सारे स्किल्स करने में एक्सपीरियंस है। उन्हीं को हम रियल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जिसके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन है और एक्सपीरियंस है। बाकी आप अगर बोलेंगे कि आपके फ्रेंड्स आपको काउंसिल करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स काउंसलिंग कर देते हैं, तो काउंसलिंग करके, सिर्फ बात करके, या कई जगह पर देखा गया है कि जैसे रिसेप्शन वगैरह में लोग बैठते हैं, वहाँ पर उनके पास प्रॉपर साइकोलॉजी का डिग्री भी नहीं होता, लेकिन वो खुद को वहाँ पे काउंसलर के तौर पे वो जाके वहाँ रहते हैं, लेकिन वो
वो रियल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो सूडो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वैसे उनको सूडो साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो कि रियल साइकोलॉजिस्ट नहीं है। रियल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रॉपर एजुकेशन बैकग्राउंड जरूरी होता है, इंस्टीट्यूशन एफिलिएशन एंड एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग द सर्विस। सो साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स जो है, कॉम्पिटेंसीज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि आप साइकोलॉजिस्ट तो बन सके मगर बड़े होकर एक अच्छे, एक इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट बन पाएंगे। तो उसमें हम देखें कि 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स बताया गया है। फर्स्ट इज जनरल स्किल्स, सेकंड इज ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एंड थर्ड इज स्पेसिफिक स्किल्स। जनरल स्किल्स नाम सुन के पता चल रहा है कि बहुत जेनरिक इन नेचर है, और ये सब टाइप के साइकोलॉजिस्ट को जनरल स्किल्स उनके अंदर में होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ एक तरीके के नहीं होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। कोई काउंसलर साइकोलॉजिस्ट है, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लेकिन हर एक टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट के अंदर में ये जनरल स्किल्स होना चाहिए। जनरल स्किल्स इंक्लूड करते हैं कुछ पर्सनल या कुछ इंटेलेक्चुअल स्किल्स, जो कि एक पर्सन के अंदर में होना ही चाहिए, जैसा कि इंटरपर्सनल स्किल्स। ऑफ कोर्स साइकोलॉजी एक ऐसा लाइन है जहाँ पर कि आपको लोगों से बात करना है, उनके अंदर में जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके मन के अंदर में जो प्रॉब्लम्स है उसे समझना है। तो वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर में वो इंटरपर्सनल स्किल्स हो। आप एक सामने वाले पर्सन से अच्छी तरह से बात करके उसके इमोशनल प्रॉब्लम्स को समझ सकें, वो क्या कहना चाह रहा है आप उसे समझ सकें, ये है इंटरपर्सनल स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स, आप अपना दिमाग लगा सकें कि इसका प्रॉब्लम ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अपना कॉग्निटिव स्किल्स यूज़ कर सकें। अफेक्टिव स्किल्स मतलब जितनी भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उसे समझने की जो क्षमता है उसे अफेक्टिव स्किल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। ऑफकोर्स अगर आपका पर्सनैलिटी बिल्कुल भी मतलब ओपन नहीं रहेगा लोगों से, आपकी एटीट्यूड नेगेटिव रहेगी, तो आप इस फील्ड में अच्छा नहीं कर सकते। अगर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनकर उसे सुलझाना अच्छा लगता है, तो आपके लिए ये ज़रूर है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिव, रिफ्लेक्टिव एंड पर्सनल स्किल्स। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आपको भी अपने इमोशंस को, अपनी बात को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं आप उसे रिफ्लेक्ट कर सकें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी में, आप उन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर सकें, आपके अंदर में क्या चल रहा है। और कुछ पर्सनल स्किल्स जैसे टाइम मैनेजमेंट, हाइजीन, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब वहाँ उस सीट में बैठेंगे तो लोग दे लुक अप टू यू कि अगर ये साइकोलॉजिस्ट हैं तो ये अपना भी सब चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे। तो ये जो है ये जेनरिक इन नेचर है, तो ये सारे जनरल स्किल्स होने ही चाहिए लोगों में। और लास्ट है कि सेंसिटिविटी टू डाइवर्सिटी, हमें हर एक इंडिविजुअल और हर एक कल्चर के डिफरेंसेस को समझना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे कल्चर में और हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सही है और किसी और के कल्चर में जो चीज़ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा कभी भी मन में धारणा नहीं लानी चाहिए। तो इसलिए हर एक डाइवर्सिटी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें वेलकम करना चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइकोलॉजिस्ट कि आप उसे वेलकम करें, एक्नॉलेज करें और कोई भी डिफरेंसेस ना करें। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स का मतलब है कि आप कैसे ऑब्जर्व करके आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं और क्लाइंट को मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है 2 तरीके का हो सकता है। फर्स्ट इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इट इज़ द प्राइमरी वे ऑफ लर्निंग अबाउट द वे पीपल बिहेव इन अ गिवन सेटिंग। मतलब आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में एक साइकोलॉजिस्ट जो है, एक ऑब्जर्वर जो होते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ऑब्जर्वर जाते हैं और सपोज आप एक क्लासरूम में आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, आप जाएंगे और क्लासरूम के अंदर हो सकता है या फिर बाहर से कहीं से आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, जैसा नॉर्मल में टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे, या फिर आप जाके लास्ट बेंच में बैठ के बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं क्लासरूम में। तो वो हो गया कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो वहाँ पर आप दूर से रह के बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप वहीं पर ही हैं उस सेटिंग में बस, लेकिन आप उनके बीच में कोई टास्क नहीं दे रहे या कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस दूर से रह के उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। दूसरा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ऑब्जर्वर खुद एक एक्टिव मेंबर ऑफ द सेटिंग बन के जाते हैं। सपोज कि उसी ही क्लासरूम में
उसी क्लासरूम में आप एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अगर आप क्रिएट करें तो टीचर से आप बोलेंगे कि आप बच्चों को एक टास्क दो और आप भी उस टास्क में इन्वॉल्व होंगे, आप सीखेंगे कि कैसे वो बच्चे वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप सिमिलरली उन्हीं के तरह ही वो टास्क को आप परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर खुद एक एक्टिव मेंबर बन के जाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक स्किल्स। स्पेसिफिक स्किल्स इज द बेसिक और कोर टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विस। मतलब ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक साइकोलॉजिस्ट को लर्न करना। इट फॉर्म्स द कोर और द बेसिक टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विस। तो पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, ये सुन के ही आप समझ पा रहे होंगे कि ऑफ कोर्स कुछ कम्युनिकेशन होगा, कि कैसे आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएंगे, आप अपने बात को समझा पाएंगे, सामने वाले की बात को समझ पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये एक कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल प्रोसेस है जहाँ पर कि हम अपने फीलिंग्स और आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, और वो एक्सप्रेशन हो सकता है कि हमारे वर्ड्स से हो रहा हो, विच इज़ वर्बल, नॉन वर्बल मैसेजेस हमारा एक्सप्रेशन है, हमारा बॉडी लैंग्वेज है, विच इज सेंट, रिसीव्ड एंड कॉम्प्रिहेंडेड। मतलब एक पर्सन सेंड कर रहा है, दूसरा पर्सन रिसीव करके उसे कॉम्प्रिहेंड करके उसका प्रॉपर मीनिंग निकाल रहा है। तो दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस इसलिए कहा गया क्योंकि कॉन्शियसली हम किसी को सपोज एक इन्फॉर्मेशन दे रहे तो मैं डायरेक्टली एक पर्सन को अपने बारे में बता के उसे इन्फॉर्मेशन दूंगी। अनकॉन्शियसली सपोज मैं कुछ चीज़ जो है वो मुझे बॉदर कर रहा है, कोई चीज़ की वजह से मुझे परेशानी हो रही है, तो हो सकता है कि मैं उसे प्रॉपर मतलब अपने मुंह से ना कहूँ, लेकिन कुछ मेरा इरिटेशन या मेरा बिहेवियर किसी चीज़ को देख के वो सामने वाला समझ जाए कि इसको किसी बात से प्रॉब्लम है। तो ये एक कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इंटेंशनल या फिर अनइंटेंशनल तरीके से भी हम कई सारे फीलिंग्स और आइडियाज हम एक्सप्रेस कर देते हैं अनजाने में। कम्युनिकेशन 3 तरीके का हो सकता है। इंट्रापर्सनल, जो हम अपने आप से करते हैं डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने एक्शंस को कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, गलत है, क्या है, हम अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपने से जो बात करते हैं अपने मन में, दैट इज इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल है कि हम सामने वाले पर्सन से बात करते हैं, उनके बात को समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि कैसे एक ऑडियंस के साथ एक पब्लिक स्पीकर डील करता है, और ये हो सकता है कि टेलीविजन, रेडियो, इस सारे माध्यम से ये सब होता है पब्लिक कम्युनिकेशन। नाउ देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि कम्युनिकेशन डायनेमिक है, हमेशा से चेंज होता रहता है। हम हमेशा से हम किससे भी बात करते हैं तो हमारा टॉपिक्स चेंज होता रहता है, हमारे वर्ड्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन डायनेमिक है। दूसरा, कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस है, वी आर कंटिन्यूअसली इंटरैक्टिंग, और ऐसा नहीं है कि अगर हम सो भी जाएं तो हमारा कम्युनिकेशन बंद हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, हमारे अंदर थॉट्स चलते रहते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन चलता ही रहता है, क्योंकि ब्रेन मैसेजेस सेंड कर रहा होता है और हम अंदर ही अंदर कॉम्प्रिहेंड कर रहे होते हैं, तो कम्युनिकेशन कभी स्टॉप नहीं होता। थर्ड इज कम्युनिकेशन इरिवर्सिबल है। अगर आपके मुंह से किसी के बारे में कुछ निकल गया, गुस्से में हो या जो हो, आप उसे बैकवर्ड नहीं ले सकते, आप वापस नहीं ले सकते। आपने जो बोल दिया, हाँ हो सकता है कि लोग भूल जाएं या आप सॉरी बोलें या कुछ भी हो, कुछ गलत बोल दिया तो, लेकिन कम्युनिकेशन इरिवर्सिबल है, आप बोलने के बाद उसे वापस नहीं कर सकते। लास्ट है कि कम्युनिकेशन इंटरैक्टिव है। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समवन यू आर इंटरैक्टिंग विद देम। नाउ देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, जैसे कि एक ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर में 2 लोग होते हैं, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जो सेंडर है वो कुछ प्रॉपर वर्ड्स को, कुछ चीज़ों को एनकोड करके वो रिसीवर तक पहुंचाता है। कैसे? एक चैनल या एक मीडियम से, और वो है उसके प्राइमरी सिग्नल सिस्टम। यूजिंग द वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस वो सेंडर रिसीवर को मैसेज पहुंचाता है, और ये मैसेज को पढ़ने का, समझने का, कॉम्प्रिहेंड करने का काम है रिसीवर का, तो वो उसे डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब कि अपना प्राइमरी सिग्नल सिस्टम को यूज करके वो उस मैसेज को कॉम्प्रिहेंड करता है, रिसीव करता है ना। कम्युनिकेशन में जो चीज़ें इन्वॉल्व है, पहला है कि स्पीकिंग हम कैसे करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करके, और हम इधर उधर की बातें या कुछ भी वर्ड्स बैबल नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू मेक द रिसीवर अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू से, व्हाट वी वांट टू एक्सप्रेस, हमें प्रॉपर वर्ड्स का इस्तेमाल करना नेसेसरी है, हमें प्रॉपर इमोशंस का भी यूज़ करना नेसेसरी है, तभी एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर में अगर हम बात करेंगे तो ही एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट इज लिसनिंग। लिसनिंग एक कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स हियरिंग, और हियरिंग सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लिसनिंग सिर्फ हियरिंग को इन्वॉल्व नहीं करता। हियरिंग हो जा रहा है कि आप अपने ईयर से सुनते हो, फिर
वो मैसेज जो जाता है वो आपका नर्वस सिस्टम आपको समझाता है कि ब्रेन तक जाके आपको फिर समझ में आता है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक हियरिंग है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। लिसनिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिसेप्शन, अटेंशन, असाइनमेंट ऑफ मीनिंग, लिसनर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज प्रेजेंटेड। मतलब कि आप कैसे उसे कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हो सुनने के बाद, कितना अटेंशन देते हो उस टॉपिक को, कैसे मीनिंग असाइन करते हो, और लिसनर का रिस्पॉन्स टू द मैसेज पे इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेप्शन का मतलब है कि रिसेप्शन एक इनिशियल स्टेप है लिसनिंग का। एंड इन एडिशन टू हियरिंग, टू यूजिंग द hearing mechanism I should say, people listen through their visual system as well। इसका क्या मतलब हुआ, यही है कि इसे हियरिंग से डिफरेंट वर्ड दिया गया है, रिसेप्शन। ऐसा भी हो सकता था कि लिसनिंग के अंडर में सिर्फ हियरिंग लिख देते, लेकिन यहाँ पर रिसेप्शन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि हियरिंग तो मैंने बता दिया कि सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर कि आप सिर्फ सुन रहे हो। सुनने के बाद आप क्या करते हैं, दैट इज रिसेप्शन। आप उसे अटेंशन देते हैं, उसे डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी टॉपिक से, और उसे मीनिंग असाइन करते हैं। और हम सिर्फ कानों से नहीं, हम अपने आंखों से भी सुन सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं, उनके पोस्चर को, उनके मूवमेंट को, उनका बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना, इसे रिसेप्शन कहते हैं। और अटेंशन तो ऑफकोर्स आपको पता है कि आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को या कुछ स्पेसिफिक विजुअल सिंबल्स को कॉन्सेंट्रेट करते हो और डिवाइडेड अटेंशन होने से रोकते हो। सपोज कि एक टॉपिक आपको इंटरेस्ट करता है, सपोज कोई बहुत आप किसी ऐसे पब्लिक सेटिंग में है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन आपकी फ्रेंड आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बोल रही है, तो आप देखेंगे कि आप उस बैकग्राउंड वाले चीज़ों को आप ध्यान नहीं देकर अपने दोस्त की बात को सुनने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, दैट इज अटेंशन। और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाएं तो दैट इज डिवाइडेड अटेंशन। तो यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेट करना सीखते हैं। नेक्स्ट इज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि सपोज आपको किसी ने कुछ कहा, एक टॉपिक के बारे में समझाया, तो आप उसे कैसे उसी सेम टॉपिक को, उस पर्सन ने जो भी आपको समझाया, उसे समरी करके आप रीस्टेट कर सकते हो, और व्हाट यू हर्ड और व्हाट यू अंडरस्टूड। सपोज कि ऐसा होता है ना, टीचर जब भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो आपको क्लासरूम्स में आपको बोलते हैं कि आप समझाओ, अभी जो मैंने बताया उसे समझाओ, दैट इज पैराफ्रेजिंग। जब आप अपने वर्ड्स में उस पूरे एंटायर टॉपिक को रिफ्रेश करके मतलब समरी में बताते हो, रिस्टेट करते हो जो भी आपको सामने वाला बोला, तो उसमें क्या है कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि वो पर्सन ए ने सपोज पर्सन बी से कुछ कहा, और फिर से पर्सन ए उन्हें कहेंगे कि आप प्लीज़ पैराफ्रेज करके बताइए। तो अगर पर्सन बी ने अच्छी तरह से पैराफ्रेज कर दिया तो इसका मतलब है कि वो अटेंटिव था, उसने अच्छी तरह से सुना और कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा। लेकिन अगर वो नहीं बोल पाएगा तो इससे पता चलेगा कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, या उसने अटेंशन नहीं दिया इसलिए वो नहीं समझ पाया। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ मीनिंग्स। ऑफ कोर्स हम एक प्री डिटर्मिन्ड मेंटल कैटेगरीज में पुट करते हैं चीज़ों को। अगर कोई टॉपिक्स है कि सपोज आपको कोई बोला कि अचानक से कोई आकर के बोलने लगा कि इट्स लाइक एप्पल या ऑरेंज, ये सारी चीज़ों के बारे में, तो आपका ये सुनते एप्पल ऑरेंज सुन के आपके दिमाग में क्या चला, फ्रूट्स। तो ये प्री डिटर्मिन्ड मेंटल कैटेगरी है। तो इससे भी असाइनमेंट ऑफ मीनिंग्स होता है कि हम मतलब अचानक से ही सबकॉन्शियसली हम प्री डिटर्मिन्ड मेंटल कैटेगरीज में चीज़ों को, स्टिमुलस को पुट कर देते हैं ना। रोल ऑफ कल्चर लिसनिंग के अंडर में रोल ऑफ कल्चर्स का एक इम्पॉर्टेंस है, जैसे कि एशियन कल्चर्स में लोग साइलेंट होकर सुनना पसंद करते हैं, मतलब कि उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि अगर कोई सामने वाले जब बोल रहे हैं तो हमें चुप करके सुनना चाहिए। और बुद्धिज़्म में एक माइंडफुलनेस के भी बारे में जिक्र किया गया है। इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको अपना इंटायर अटेंशन दे के कर रहे हो, एंड यू आर नॉट इंटरप्टिंग, और आप किसी को इंटरप्ट करने भी नहीं दे रहे हो, अपने अटेंशन को भी आप एक ही जगह में केंद्रित करके अपना काम कर रहे हो। रोल ऑफ कल्चर हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज। लिसनिंग के ही अंडर में बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज इज कंपोज्ड ऑफ ऑल दोज मैसेज दैट पीपल एक्सचेंज बिसाइड्स वर्ड्स। और ये सारे मैसेजेस क्या हो सकते हैं, आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, what is your clothing style, what are the body movements that you make while talking, while speaking, while doing your work। तो ये सारी चीज़ों को एक क्लस्टर में रख के साइकोलॉजिस्ट को समझना होता है सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम को, उसके बारे में। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट एक एक्सपेरिमेंटर की तरह होते हैं, और वो जब उनके क्लाइंट आते हैं तो वो उनके बारे में उनसे बात करके, उनका बॉडी लैंग्वेज को नोट करके ही वो एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि अच्छा इनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रखी हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं। Now, the consistency between current and past patterns of behavior as well as harmony between verbal and non-verbal communication is termed as congruency। बॉडी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब किसी भी तरीके का इंट्रोगेशन होता है तो लोग झूठ भी कह सकते हैं।
ना लोग झूठ कहते हैं तो कभी कभार, और झूठ आप पकड़ कैसे सकते हो उस झूठ को, उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के, क्योंकि कभी कभार हम वर्बली हाँ बोलते हैं लेकिन हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, आप अचानक से ऐसे नॉट कर देंगे और पता चल जाता है कि आप नो कह रहे हैं, आप अंदर से नो कहना चाह रहे हैं बट आप वर्बली हाँ कह रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी, मतलब जो कंसिस्टेंसी है कि आप पहले भी जो बात किया करते थे आप आज भी वही बात करते हैं, तो देखा जाता है कि बिहेवियर में कॉन्ग्रुएंसी है, कोई चेंजेस नहीं है। और हार्मनी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सपोज आप अपने हेड को हिला के ना बोल रहे हैं लेकिन मुंह से हाँ बोल रहे हैं, तो ये तो इनकॉन्ग्रुएंट बिहेवियर हो गया। इसलिए एक मैटर को समझने के लिए, एंटायरली एक टॉपिक को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट को बॉडी लैंग्वेज को भी मतलब समझने का जो स्किल है वो भी अच्छी तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्किल्स। दिस इज द नॉलेज बेस ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पर कि एक साइकोलॉजिस्ट को साइकोलॉजिकल असेसमेंट, उसके एवैल्यूएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में अच्छी तरह से आना चाहिए। और जो भी साइंटिफिक ओरिएंटेशन, जो भी मतलब प्रॉब्लम है उसको वो साइंटिफिक ओरिएंटेशन दे के समझे। एक एटीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और स्टैंडर्डाइज्ड उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। सपोज कि कोई प्रॉब्लम है, कोई हाइपोथेसिस है, कोई एक्सपेरिमेंट है, आप उसे यूं ही एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते। आप प्रॉपर साइंस का यूज़ कर रहे हैं, एक मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, साइंस का इस्तेमाल हो रहा है और आपके पास उसे स्टडी करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड इंटरप्रिटेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिस्ट के लिए। थर्ड इज इंटरव्यूइंग स्किल्स। आपको इंटरव्यू के बारे में समझना होगा, आपको लोगों के इंटरव्यू करने आने चाहिए। जैसे कि इंटरव्यू का मतलब आप सभी को पता होगा कि दो या ज़्यादा लोगों के बीच में जो है एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का एक पर्पसफुल कन्वर्सेशन, जिसका कि एक पर्पस है। आप ऐसे ही मतलब अपने दोस्त जैसे बात करते हैं, दैट इज़ नॉट इंटरव्यू। जब इंटरव्यू होता है तो एक पर्पस होता है उस इंटरव्यू का कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें जानने होते हैं, तो उससे हम सवाल पूछते हैं और जो इंटरव्यूई हैं, जिनका इंटरव्यू हो रहा है, वो उस सवाल का जवाब देते हैं। तो एक प्री सेट पर्पस होता है इसका और एक फोकस स्ट्रक्चर भी रहता है। इंटरव्यू का एक फॉर्मेट रहता है, जैसे कि सपोज सबसे पहला इज द ओपनिंग। ओपनिंग में इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से, जिनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके साथ रैपोर्ट एस्टैब्लिश करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा अच्छी तरीके से बात करते हैं और फिर उन्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं एंड वो गोल ऑफ द इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बहुत उन्हें जानकारी देते हैं एंड इट एस्टैब्लिशेस द गोल ऑफ द इंटरव्यू कि ओपनिंग में आप क्या कर रहे हो। यू आर नॉट लाइक डायरेक्टली फॉलोइंग, आई मीन डायरेक्टली और गोइंग स्ट्रेट इनटू द मैटर कि ये क्वेश्चंस मुझे आपसे पूछना है, ऐसा कभी नहीं होता इंटरव्यू में। सब फर्स्ट इज द ओपनिंग वन, जहाँ पे कि आप थोड़ा सा इंटरव्यूई को कंफर्टेबल फील कराते हैं, उससे ऐसे नॉर्मल लाइट नोट में बातचीत करते हैं। सेकेंड जो है बॉडी ऑफ द इंटरव्यू इज द हार्ट ऑफ द प्रोसेस। यही वो पार्ट होता है जिससे कि सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन निकल करके आता है और यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस बनाता है इंटरव्यूअर, जहाँ पर कि एक स्केड्यूल के तौर में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं और ये क्वेश्चंस भी जो हैं उसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस के डिफरेंट टाइप्स हैं एज फॉलोज। फर्स्ट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इंटरव्यूअर जो है वो कुछ एक्सप्लिसिट और स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेगा, मतलब वो काफी डायरेक्ट होगा। जैसे कि वेयर यू हैड बीन स्टेइंग बिफोर, मतलब आप पहले कहाँ रहते थे, या व्हाट इज योर फुल नेम। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेकेंड है ओपन एंडेड क्वेश्चन। यहाँ पर इट स्पेसिफाइज ओनली द टॉपिक एंड इट इज लेस डायरेक्ट दैन द प्रीवियस वन। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी हो सकता है। ओपन एंडेड होता है, मतलब आप इसका आंसर जवाब कुछ भी दे सकते हैं, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। ओपन एंडेड है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो आंसर दे रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सिर्फ टॉपिक को पूछता है। थर्ड इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यहाँ पर रेस्पॉन्स ऑल्टरनेटिव्स दिया जाता है और जो भी रेस्पॉन्स के वेरिएशन है उन्हें नैरो किया जाता है, मतलब आपको ऑप्शंस देंगे कुछ क्वेश्चंस में, दैट इज क्लोज एंडेड, मतलब आपको उसी ऑल्टरनेटिव्स में चूज करना है। फोर्थ इज बाइपोलर क्वेश्चन। ये एक फॉर्म ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको यस या नो में जवाब देना होता है। नेक्स्ट इज लीडिंग क्वेश्चन। नाउ इट एनकरेजेस अ रिस्पॉन्स इन फेवर ऑफ अ स्पेसिफिक आंसर। सपोज एक क्वेश्चन आपको पूछेंगे और बोलेंगे क्या आप इस पॉइंट के फेवर में हैं, अगर आपने हाँ कहा, आप उसको एक्सप्लेन किए, दैट इज लीडिंग क्वेश्चन। लास्ट इज द मिरर क्वेश्चन। मिरर क्वेश्चन में द पर्सन रिफ्लेक्ट्स एंड एक्सपैंड्स ऑन व्हाट ही हैड सेड। जैसे कि सपोज कोई क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछा और इंटरव्यूअर बताते हैं, तो फिर इंटरव्यूअर जो है, जो पूछ रहे हैं, वो एक मिरर क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि क्या आप इसे और थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं, कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस, कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या है आपके व्यूज़ क्या हैं। तो ये मिरर क्वेश्चन होता है, जहाँ पे कि इंटरव्यूई रिफ्लेक्ट करता है अपने फीलिंग्स को कि क्यों वो ऐसा बोला और जो उसने कहा उसके पीछे का रीज़न क्या है। लास्ट है कि क्लोजिंग ऑफ द इंटरव्यू। यहाँ पर इंटरव्यूअर जो हैं उन्हें समराइज करना चाहिए
और एक कंक्लूजन वो कंक्लूड करते हैं इस पूरे एंटायर इंटरव्यू को। और हो सके तो एक अच्छी बात है कि वो इंटरव्यूई से एक फीडबैक भी मांगे, या अगर इंटरव्यूई को कोई सवाल करने तो वो भी ऑप्शन देना चाहिए इंटरव्यू क्लोज करने से पहले। Last skill is the counseling skills. It involves helping relationship. Remember, helping relationship that includes someone seeking help and someone willing to give help, who is capable of or trained to help in a setting that permits help to be given and received. तो counseling skills एक helping relationship है between two persons, the psychologist and the client. और यहाँ पर क्या involve होता है? Involves responding, basic acceptance, confidentiality, voluntary transmission of message. मतलब कि क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट एक दूसरे से रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं साइकोलॉजिस्ट जो भी क्लाइंट कह रहे हैं, उनके पर्सनल मैटर्स पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिलेशनशिप है ये वॉलंटरी होना चाहिए, मतलब क्लाइंट खुद से आने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट कभी फोर्स नहीं कर सकते। और वो जो भी समझाना चाह रहे हैं साइकोलॉजिस्ट को अच्छी तरह से समझना होगा, उनके वर्बल नॉन वर्बल मैसेज सभी को ध्यान में रख के अच्छी तरह से जो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव हेल्पर। तो जब मैंने कहा कि ये एक हेल्पिंग रिलेशनशिप है तो वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट को एक इफेक्टिव हेल्पर बनाता है। फर्स्ट इज ऑथेंटिसिटी। नाउ योर बिहेवियरल एक्सप्रेशंस आर कंसिस्टेंट विद व्हाट यू वैल्यू एंड द वे यू फील एंड रिलेट टू योर इनर सेल्फ इमेज। इसे कहते हैं ऑथेंटिसिटी। आई मीन कि जो भी मैं सोचती हूँ, जिस चीज़ को वैल्यू करती हूँ, मेरा बिहेवियर भी उसके फेवर में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोलती कुछ और हूँ और करती कुछ और हूँ। तो इसमें जो है आपके जो ऑथेंटिसिटी है वो हार्म हो रहा है। ऑथेंटिसिटी वो होता है जो कि लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं, मैं अपने बारे में जो सोचती हूँ, दोनों सिमिलर है और मैं जो सोचती हूँ मैं वो करती हूँ। दैट्स द सेल्फ परसीव्ड आई एंड द परसेप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स ऑफ मी। ये दोनों जब एक होते हैं कि मतलब सपोज मुझे म्यूज़िक पसंद है, मुझे ये बात पता है और मेरे फ्रेंड्स को भी पता है कि मुझे म्यूज़िक पसंद है, मैं कोई दिखावे के लिए नहीं बोलती या किसी का अटेंशन गेन करने के लिए नहीं, मैं नेचुरली इस चीज़ को पसंद करती हूँ, लोगों को भी पता है और मेरे बिहेवियर में भी वो एक्सप्रेस होता है। दैट इज़ ऑथेंटिसिटी। तो अगर साइकोलॉजिस्ट खुद ऑथेंटिसिटी नहीं दिखाएंगे तो एक क्लाइंट उनके ऊपर कैसे बिलीव करेंगे, कैसे वो अपने प्रॉब्लम्स लेके जाएंगे। अगर एक साइकोलॉजिस्ट खुद जो बोलते हैं वो खुद उस चीज़ पर अमल ना करें तो क्या कोई उनका बात सुनेगा? नहीं। तो इसलिए ऑथेंटिसिटी का होना बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव रिगार्ड फॉर अदर्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपको अपने क्लाइंट के लिए पॉजिटिव रिगार्ड शो करना है। वो कुछ भी बोले आपको एक एक्सेप्टिंग और एक वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। एंड यू शुड ऑलवेज यूज द आई मैसेज, लाइक आई अंडरस्टैंड, आई बिलीव इन यू। और हमें कभी भी जब क्लाइंट बात करें, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो कभी भी हमें उनके कॉन्वर्सेशन के बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, हमें उनके बारे में कोई एजम्पशंस नहीं रखने चाहिए, खुद को या उनको कुछ चीज़ में लेबल नहीं करना चाहिए। सपोज वो बोले कि मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता या ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता, तो आप स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते कि आप एक इंट्रोवर्ट है इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। वी कैन नॉट लेबल, बिकॉज वी शुड नॉट लेबल ourselves as well as others। हमें किसी को भी लेबल नहीं करना है कि तुम ऐसे हो बोल के तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तो हमें आई मैसेज यूज करना है, पॉजिटिव रिगार्ड दिखाना है एंड वी शुड रिस्पॉन्ड आफ्टर चेकिंग। मतलब पैराफ्रेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। Next is empathy. Empathy is the ability to understand feelings of another person from his or her perspective, and it is different from sympathy। क्योंकि sympathy में आपको लगता है कि अच्छा मुझे इसको हेल्प करना चाहिए क्योंकि ये ऐसे प्रॉब्लम है, लेकिन empathy में हम खुद फील करते हैं कि वो पर्सन कैसा फील कर रहा है। तो empathy होना बहुत नेसेसरी है साइकोलॉजिस्ट के अंदर में। और लास्ट है पैराफ्रेजिंग। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। इट इज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, रीस्टेट एंड समराइज। नाउ लास्ट टॉपिक इज द एथिक्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग इज अ पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर। तो इसमें भी एक एथिक्स इन्वॉल्व होता है क्योंकि काउंसलिंग एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उन्होंने कुछ डेवलप किया हुआ है, कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट है बिहेवियर का, डिसीजन मेकिंग का, जो कि एक्चुअल क्लिनिकल सेटिंग्स में अप्लाई किया जाता है। So some of the points have been given in your book, like knowledge of ethical professional codes, standards, guidelines, knowledge of the statutes, rules। ये सारे होने चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर में। आपको पता होना चाहिए कि क्या लॉ में रेलेवेंट है, क्या इरेलेवेंट है, कौन सा एथिकल कंडक्ट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। आपको ये भी रिकॉग्नाइज करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि कौन सा एथिकल डायमेंशंस है एंड वो प्रॉपर एटीट्यूड आपको मेंटेन करना है क्लिनिकल सेटिंग्स में। ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सो इट हैज़ बीन गिवन इन योर बुक, यू कैन रीड इट। सो दैट्स